हेलो टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे आप सब? होप सो यू ऑल डूइंग वेल। टीचर्स, वेलकम टू पाठशाला ऑफिशियल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीचर्स, CT8 फरवरी 2026 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आउट हो चुकी है। इस बार का CT8 बहुत स्पेशल होने वाला है। इसके स्पेशल होने की दो वजह हैं। पहली वजह, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जो 4 to 8 स्टैंडर्ड की जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के लिए TET कंपलसरी कर दिया गया। सेकंड, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इन्होंने अगस्त 2025 को एक इंफॉर्मेशन आउट किया। ऑलमोस्ट 2027 में CT8 4 लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। अब तक CT8 2 लेवल पे कंडक्ट होता है, तो इसलिए भी CT8 इस बार का बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो लोग CT8 क्वालिफाई करना चाहते हैं, एलिजिबल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका होने वाला है, इम्पोर्टेंट चांस होने वाला है। क्योंकि इसके बाद में ये CT8 फरवरी 2026 को हो रहा है, तो मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट CT8 2026 में हो या ना हो, या डायरेक्टली 2027 में हमको CT8 देखने के लिए मिले। तो 2027 में जो CT8 होने वाला है वो CT8 4 लेवल पे कंडक्ट करने की बात NCTE ने, CTET ने कही है। तो चलिए देखते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन CT8 फरवरी 2026 में क्या क्या इंफॉर्मेशंस है। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो शॉर्ट में मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, आपके जो कंसेप्ट है अबाउट CTET वो क्लियर हो, आपको ये जानकारी मिले कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है या करवाना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, CT8 नोटिफिकेशन 2026 इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लेंस फॉर CT8 फरवरी 2026 देख लेते हैं। देखिए, पहला है स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। 27 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 दिसंबर 2025 लास्ट डेट होने वाली है। लास्ट डेट ऑफ फीस 18 दिसंबर 2025, जो डेट आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म क्लोजिंग है वही सेम डेट आपकी फीस की भी लास्ट डेट हो जाएगी। ऑनलाइन करेक्शन, इफ सपोज अगर आपके फॉर्म में कोई माइनर मिस्टेक्स हो या माइनर प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, तो उसके लिए ऑनलाइन करेक्शन विंडो ओपन होती है और उस करेक्शन विंडो में ही आप फॉर्म की जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या जो व्हाटएवर जो भी मिस्टेक्स हो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वो डेट होने वाली है 23 दिसंबर 2025 टू 26 दिसंबर 2025। इसके आगे इन्होंने एक छोटा सा नोट्स भी लिखा है, नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस डेट। इस डेट के बाद में आपको कोई करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी। डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है कि 8 फरवरी 2026 को एग्जामिनेशन होने हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, देखिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है CT8 की कि ये अपना टेंटेटिव एक टाइमिंग या एक डेट दे देते हैं जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर होना है। तो यहाँ इन्होंने बताया है एंड ऑफ मार्च 2026, फरवरी 8 2026 को एग्जाम्स होने हैं। मार्च के लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद टाइम शेड्यूल देख लेते हैं फॉर पेपर सेकेंड एंड पेपर 1। चूँकि CT8 का जो टाइम शेड्यूल्स होता है फॉर पेपर सेकेंड वो मॉर्निंग होता है एंड फॉर पेपर 1 वो आफ्टरनून या इवनिंग होता है। पहला यहाँ शिफ्ट देख लीजिए, पेपर सेकेंड के लिए मॉर्निंग शिफ्ट इन्होंने असाइन की हुई है एंड पेपर 1 के लिए इवनिंग शिफ्ट इन्होंने यहाँ असाइन की है। एंट्री आपकी कब से स्टार्ट हो जाती है?
तो मॉर्निंग के लिए 7:30 और इवनिंग के लिए 12:30 यहाँ से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर हो सकते हैं। इफ सपोज अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो आप 12:30 वहाँ पहुँच जाइए, या 12:30 के बाद भी पहुँचते हैं, बट आपका जो पेपर स्टार्ट होना है वो 2:30 होना है, तो उससे हाफ एन आवर्स लास्ट टू लास्ट आपको पहुँचना ही पहुँचना है। जस्ट बिकॉज आपका एडमिट कार्ड चेक होना है, आपका ऑथेंटिकेशन होना है, बायोमेट्रिक होना है, तो वो सारी चीज़ों में टाइम जाता है और वो सारी चीज़ों के बिना आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स में या एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अगर आप बिफोर हाफ एन आवर्स नहीं पहुँच पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएगी। तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट उस दिन आप जो भी रिपोर्टिंग टाइम है या जहाँ से रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है, लाइक पेपर 2 के लिए मॉर्निंग 7:30 स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 के लिए आफ्टरनून 12:30 स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ही पहुंच जाएं। देखिए उसके बाद में उनका काफ़ी प्रोसेस वाला भी टाइमिंग उन्होंने दिया है। चेकिंग एडमिट कार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट बुकलेट्स हैं, सील ऑफ द बुक टेस्ट बुकलेट्स, देन सेकेंड लास्ट है टेस्ट कमेंस। आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कब स्टार्ट हो जाती है या आपका एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो जाता है। पेपर 2 आपका 9:30 मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा एंड पेपर 1 आपका 2:30 आफ्टरनून में या इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट कंक्लूड्स, आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, 2.5 आवर्स मिलता है। तो आपका जो पेपर 2 है जो मॉर्निंग शिफ्ट में असाइन किया हुआ है वो आपका 12 नून में एंड हो जाता है, एंड जो आपका पेपर 1 है जो आफ्टरनून में असाइन हुआ है वो आपका 5 PM यानी इवनिंग में एंड हो जाता है। 2.5 आवर्स आपको पर पेपर टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। आपको CT8 फरवरी 2026 का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो CT8.nic.in ये इनकी साइट होने वाली है। इस वेबसाइट से जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो डेट है हमने देखा ही है, 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है एंड 18 दिसंबर 2025 को लास्ट डेट होने वाली है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं क्या है। आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स डिटेल में आपको पढ़ लेना है कि क्या इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाले हैं, और आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेनी है। क्या आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर हैं तो क्या आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस रखते हैं, आपके पास में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, या पेपर 2 के लिए अगर आप एलिजिबल है तो क्या आप पेपर 2 के डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया के अंदर बैठते हैं, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस आपके पास में हैं, तो आप अपने लेवल पे पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद में ही फॉर्म फिल कीजिए। एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन के लिए इनकी साइट्स दी हुई हैं। आपको अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस यानी आपका पर्टिकुलर एड्रेस, सेकंड आपका मेल आईडी, थर्ड आपका फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाता है, और कंफर्मेशन पेज को आपको सेव करके स्टोर करके अपने पास में रखना होता है। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है और आपका हॉल टिकट जनरेट भी नहीं होगा। तो अगर आप फॉर्म 1 फिल कर रहे हो या फॉर्म 2 फिल कर रहे हो या दोनों ही फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको किसी भी टाइप के लिए एक ही फॉर्म फिल करना होता है। चाहे आप एक पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। टीचर्स देख लीजिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। जब
आप ctet.nic.in अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो ये इनका होम पेज आपके सामने आ जाता है। इस होम पेज पे आपको अप्लाई फॉर CTET फरवरी 2026 जिस तरह यहाँ मार्क किया हुआ है उस तरह आपको वहाँ कर्सर ले जाना है और उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है अप्लाई फॉर CTET फरवरी 2026 वहाँ आपको कर्सर ले जाके दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसे आपको ओके करना है, यानी आप एग्री कर रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप ओके करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप मिड में देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशंस। इस वाले बॉक्स में आपको नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा जिस तरह मार्क किया हुआ है, वहां आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां ऑलमोस्ट इन शॉर्ट सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको एप्लीकेशंस ऑनलाइन फिल करनी है, आपकी एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है, आपका प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशंस क्या होने वाला है। तो ये आपको एक मरतबा पढ़ लेना है। लास्ट में आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जो यहाँ मार्क किया हुआ है, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डार्क मरून हो जाएगा और उसके नीचे में क्लिक हियर टू प्रोसीड, उस पर आपको दोबारा क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है। उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद में आपकी कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद में आपका मेलिंग एड्रेस है, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। इस तरह से आपको डिटेल्स जो भी वहाँ पूछी जा रही है वो फिल करते जानी है। देन लास्ट में यहाँ चूज पासवर्ड कैप्चा एंटर करना है एंड देन जिस तरह मार्क किया हुआ है सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर मेल आईडी पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो होता है। इसके बाद दोबारा से आपको उसी पेज पे आ जाना होता है जहां से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाजू में आपको दूसरा ऑप्शंस मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, तो वहां आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वहां क्लिक करते हो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो आपने ऑलरेडी सेट किया है विद कैप्चा एंटर करना होता है और लॉगिन पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद में आपका CTET का ऑफिशियल लॉगिन पेज ओपन हो जाता है जहां आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है इन डिटेल्स, जहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी होती है अबाउट यू, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर मेलिंग एड्रेस, आपका स्कैन फोटो, आपकी स्कैनिंग साइन, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स इन सिटीज़ में हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिल करनी होती है एंड देन उस फॉर्म को सबमिट करना होता है। देन आपका चालान जनरेट होता है और आपकी एग्ज़ाम फीस आपको पेड कर देनी होती है, तब जाके आपका फॉर्म कंफर्मली सबमिट हो जाता है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले जनरल एंड OBC दिया हुआ है। जनरल एंड OBC, इफ सपोज जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स हैं जो पेपर 1 का फॉर्म फिल कर रहे हैं या पेपर 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए फॉर ईच पेपर 1000 रुपीज़ फीस होती है। वहीं SC ST डिफरेंटली एबल पर्सन हैं तो उनके लिए अगर वो पेपर 1 फिल कर रहे हैं और पेपर 2 फिल कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ फीस होती है। अगर कोई कैंडिडेट जनरल एंड OBC से बिलोंग करता है और वो दोनों ही पेपर बोथ 1 and 2
फील कर रहा है तो उसके लिए फीस 1200 रुपीज़ है। और अगर कोई पर्सन SC/ST डेफिनेटली एबल है और अगर वो दोनों पेपर फील कर रहा है तो उसके लिए फीस 600 रुपीज़ हो जाती है। ये जो फीस है ये प्योरली एग्ज़ाम फीस होती है, GST इस पर अलग से एप्लीकेबल होती है। पेमेंट का जो मोड होता है, मोड ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होता है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स हो जाते हैं। चूँकि CT8 जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हर स्टेट की कुछ स्पेशल सिटीज़ होती हैं, कुछ मेजर सिटीज़ होती हैं जहां एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं कैंडिडेट्स को, और उन्हीं सिटीज़ में एग्जामिनेशंस होने होते हैं। तो महाराष्ट्र में आपके पास में ये 6 से 7 सिटीज़ हैं जहां आपको चॉइस मिल जाती है कि उन नियर बाय सिटीज़ में से आप चूज़ कर लें। किन्हीं 4 सिटीज़ को आपको चूज़ करना होता है, अपनी चॉइस देनी होती है, और अकॉर्डिंग टू द अवेबिलिटी जिस भी सिटीज़ में अवेबिलिटी रहेगी सीट्स की, उस सिटीज़ में आपका सेंटर्स अलॉट कर दिया जाता है। सपोज़ अगर आपको आपकी चूज़ की हुई जो सिटीज़ है, आपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ किए हैं उनमें सीट अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको आउट ऑफ द स्टेट्स भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अलॉट किया जा सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को सबमिट करें, ताकि आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है वो सेंटर्स आपको अपने पास में ही या आपकी चूज़ की हुई सिटीज़ में ही अलॉट हो। और इसमें तो यूँ होता है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म लेट कर देते हो या आपका सबमिशन लेट होता है तो आपको सिटीज़ की चॉइस भी नहीं मिल पाती है। फॉर सपोज़ अगर आप एग्ज़ामिनेशंस की जो क्लोजिंग डेट है वहाँ उसके जस्ट 1 वीक पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करना चाहेंगे तो ये सिटीज़ के नेम भी आपको वहाँ नहीं दिखाएगा अगर यहाँ सीट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो इसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पहले ही फिल करने ताकि आपको आपका चॉइस वाला एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अलॉट हो जाए। स्ट्रक्चर्स एंड कंटेंट ऑफ CTET, क्या स्ट्रक्चर्स है एंड क्या कंटेंट्स हैं। दोज आर गिविंग पेपर 1, जो लोग पेपर 1 के लिए अपीयर हो रहे हैं वो लोग ये ध्यान में रखें कि दे आर टीचर्स फॉर क्लास 1st to 5th, एंड दोज आर गिविंग पेपर 2, वो लोग ये चीज़ ध्यान में रखें कि दे विल बी द टीचर्स फॉर क्लास 6 to 8। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे TET हो चाहे CTET हो, इनमें आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो CT8 में भी सेम 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए। सेकेंड सब्जेक्ट्स हो जाता है मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। थर्ड सब्जेक्ट्स हो जाता है एनवायरमेंटल स्टडी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फोर्थ सब्जेक्ट्स हो जाता है आपका लैंग्वेज 1, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड फिफ्थ सब्जेक्ट्स आपका हो जाता है लैंग्वेज 2, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यानी हर सब्जेक्ट्स आपका इक्वली डिवाइडेड है और हर सब्जेक्ट्स में आपको 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे फॉर 30 मार्क्स। क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस होता है। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शंस या अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को टिक करना होता है। जो कि एग्जाम्स का मोड ऑफलाइन होता है, इसलिए आपको OMR शीट्स होती है जो फिल करनी होती है। पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है, पेपर 2 और पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं। पहला है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सेकेंड है लैंग्वेज 1, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड थर्ड है लैंग्वेज 2, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही कॉमन होते हैं। 4th एंड 5th वाला जो सब्जेक्ट्स हैं वो पेपर 2 में आपके ग्रेजुएशंस पर डिपेंड करना है। इफ सपोज अगर आप BSc हैं, बैचलर ऑफ साइंस हैं, तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप BA हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आपको सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स ये मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में हुआ है तो मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे।
और अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम में हुआ है तो आपको सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से इसमें आपको कॉमनली 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका CDP, सेकेंड आपका मैथ्स एंड साइंस या सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस, थर्ड आपका लैंग्वेज 1, फोर्थ आपका लैंग्वेज 2। लैंग्वेज की चॉइस आपके पास में होती है, कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर में हमने पहले ही आस्क मी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ ऑलरेडी बनाई हुई है। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उस लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जाइए देखिए, उस वीडियोस में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट TET एंड CTET मिलेगी, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइक कीजिए सेशंस को, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें उसकी ज़रूरत है। इसके बाद में लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस पेपर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है। आपने लैंग्वेज 1 अपनी मदर टंग चूज़ कर लिया है, लैंग्वेज 2 आपने आपकी फ्लुएंट जो लैंग्वेज है वो चूज़ किया है, या जिस लैंग्वेज में आपका कमांड है वो चूज़ किया है। बट अब आपका जो लैंग्वेज ऑफ आंसर्स या लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर है वो कौन सी होगी। क्या जो आपने लैंग्वेज 1 चूज़ किया है वो होगी, या लैंग्वेज 2 चूज़ किया है वो होगी, या इसके अलावा कोई और होगी। तो जी हाँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। CTET में जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, और जो सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश इसी 2 लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद एक क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड्स ऑफ CTET सर्टिफिकेट्स और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। जो भी पर्सन जो जनरल और OBC से बिलोंग करता है, अगर वो 60% यानी 90 मार्क्स अचीव करता है तो वो CTET क्वालिफाई या CTET एलिजिबल हो जाता है। और जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो 45% या 84 मार्क्स या अबव स्कोर करते हैं, अचीव करते हैं, तो वो लोग भी क्वालिफाई और एलिजिबल हो जाते हैं। अब जो इसका मार्क्स मेनू है वो सभी को, जो लोग एलिजिबल हैं, नॉट एलिजिबल हैं, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, जो लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं, उन सभी को मार्क्स मेमो अवेलेबल किया जाता है। बट जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं, उन्हीं लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट CTET प्रोवाइड करता है। इसके बाद हो जाता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET सर्टिफिकेट्स। अब सपोज अगर मैंने फरवरी 2026 का CTET फॉर्म फिल किया है और मैं उस पेपर में एलिजिबल क्वालिफाई हो गया हूँ, तो उसकी वैलिडिटी क्या होने वाली है। तो उसकी वैलिडिटी जो है तो फॉर द लाइफ टाइम होती है। एक मरतबा आप एलिजिबल हो गए तो फॉर द लाइफ आप एलिजिबल हैं, एक मरतबा आप क्वालिफाई हो गए तो आप फॉर द लाइफ क्वालिफाई हो जाते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको फॉर्म फिल करने के टाइम में 4 सिटीज़ अपनी एज ए चॉइस देनी होती हैं। उन 4 सिटीज़ में से ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, बशर्ते ये कि उसमें सीट ऑफ अवेलेबिलिटी हो, सीट्स वहाँ खाली हो, तो आपको उन 4 सिटीज़ में सेंटर्स अलॉट हो जाएगा, 4 सिटीज़ में सेंटर मिल जाएगा। अगर सीट ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ सीट्स अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर आपको दूसरी सिटीज़ वहाँ चूज़ करनी होगी। वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की नेम ही वहाँ आपको चूज़ करने के लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद है एडमिट कार्ड। एग्ज़ामिनेशन से पहले आपको एडमिट कार्ड्स या सिटी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के लिए एक एडमिट कार्ड वहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाता है ऑनलाइन, जो कि इनकी पर्टिकुलर साइट्स पर होता है। वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होता है, जिसमें आपको एक अंदाज़ लग जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ है, और आपको ट्रैवलिंग के लिए जो भी प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग आप कर सकते हैं, या जो भी आपका शेड्यूल करना है वो शेड्यूल आप
बना सकते हैं। उसके बाद है रीचेकिंग रीवैल्यूएशंस एज लाइक KVS NVS DSSB। यहाँ भी आपको देखिए इन्होंने दिया है देयर शैल बी नो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट्स। रीवैल्यूएशंस रीचेकिंग्स ये सारे राइट्स या ये सारी चीज़ें CBSE में नहीं होती हैं। यहाँ आप रीवैल्यूएशंस रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशंस नहीं दे सकते हैं, इनके पास में ऐसा कोई भी एक्शंस नहीं है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स। आपकी सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट इफ सपोज फॉर्चुनेटली अगर आप फरवरी 2026 का CT8 क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट्स है और आपका जो मार्क्स मेमो या मार्कशीट्स हैं वो आपको कहाँ अवेलेबल होगी। एज लाइक TET वो ऑफलाइन आपको अवेलेबल की जाएगी या ऑनलाइन अवेलेबल होगी। तो जी हाँ, CBSE जो है तो अपनी मार्कशीट और अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स यानी जो CT8 का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। आफ्टर कोविड-19 ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इससे पहले इनकी भी ऑनलाइन ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो वो सर्टिफिकेट्स एंड वो मार्कशीट्स आपकी कहाँ अवेलेबल होगी, तो वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में डिजीलॉकर में अवेलेबल होगी। उसके लिए आपका डिजीलॉकर अकाउंट ओपन होना या डिजीलॉकर अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद है डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ OMR आंसर शीट्स एंड आंसर की। आंसर की एंड आंसर शीट की जो स्कैन कॉपी है, जिस तरह TET में हमको रिस्पॉन्सिव शीट मिल जाती है आफ्टर द एग्जामिनेशंस, इस तरह यहाँ पे आपको आफ्टर द एग्जामिनेशंस रिस्पॉन्सिव शीट तुरंत नहीं मिलती है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाती है और उसके लिए पर्टिकुलर विंडो ये लोग ओपन करते हैं। उस पर्टिकुलर विंडो में आपको जो टाइम ड्यूरेशंस दिया जाता है उन्हीं ड्यूरेशंस में उन्हीं डेट्स में आपको वो डाउनलोड करनी होती है। साथ में इनकी आंसर्स की भी अवेलेबल होती है, तो वो दोनों ही आपको डाउनलोड कर लेनी होती है एज़ पर आपके क्वेश्चन पेपर सेट। फॉर सपोज अगर मुझे A क्वेश्चन पेपर सेट है तो मैं उस A क्वेश्चन पेपर सेट का आंसर की और मेरी रिस्पॉन्सिव शीट दोनों डाउनलोड करूँगा और उन्हें मैच करके देख सकता हूँ कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर मुझे उसमें किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप इसको इन डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रोसीजर टू बी फॉलो ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ CTET के दौरान आपको क्या प्रोसेस करना है। एग्जामिनेशन रूम हॉल आपका 7:30 से ओपन हो जाता है फॉर पेपर 2 एंड 12:30 से ओपन हो जाता है फॉर पेपर 1। आपको वहाँ जितना हो सके जल्दी रीच आउट करना है, पहुँच जाना है। चूँकि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है, आपके चेकिंग होना है, आपको सीट फाइंड आउट करनी है, तो वो सारी चीज़ों में टाइम जाता है। तो इसके लिए आप जितनी जल्दी हो जो आपका स्टार्ट रीच आउट टाइम है उस टाइम पर आप पहुंच जाइए। उसके बाद ये कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द सेंटर्स। क्या चीज़ें आपको लेकर जानी नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर्स में। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं ABCD में। तो आप क्या ले जा सकते हो वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ओनली आपके एडमिट कार्ड, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड प्लस आपके 2 पेन और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, यही चीज़ आप ले जा सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हो। सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, सारी चीज़ें नॉट अलाउड है। चाहे आपके वो ऑर्नामेंट्स हो, आपकी ज्वेलरी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल गैजेट्स हो, सारी चीज़ें नॉट अलाउड है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, उसमें से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट से तो चॉकलेट्स या व्हाटएवर जो भी इंटेक्स वो लेते हैं वो ले जा सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ ऑफ टेस्ट बुकलेट एंड OMR शीट्स। जैसे ही आपको 9:30 आपका पेपर स्टार्ट होना है फॉर मॉर्निंग शिफ्ट एंड 2:30 आपका पेपर स्टार्ट होना है फॉर आफ्टरनून शिफ्ट। तो जैसे ही आपको बिफोर 15 मिनट्स
आंसर शीट्स एंड क्वेश्चंस पेपर, ये दोनों मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेट चेक कर लेना है कि आपका सेट्स कौन सा है, ABCD। उसके बाद आपको बॉल पॉइंट पेन, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, बॉल ही होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, फाउंटेन नहीं होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन से आपको फिल नीटली एंड एक्यूरेटली जो इंफॉर्मेशंस यहाँ दी हुई है, आपका रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर नेम, सेंटर नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर सेकेंड। अगर आप पेपर सेकेंड दे रहे हैं तो जो भी आपका सब्जेक्ट्स ऑफर हुआ है, BSc है तो साइंस एंड मैथ्स, BA है तो सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, तो वो आपको फिल कर लेना होता है OMR शीट्स पर। सेम एज इट इज साइड सेकेंड में आपको ये सारी चीज़ें, रोल नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, लैंग्वेज सप्लीमेंट्स बुकलेट नंबर, लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट कोड, सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर सेकेंड, लैंग्वेज इन विच यू हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। फर्स्ट साइड पे जो मैंने ऊपर बताया है वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, सेकंड साइड्स पे आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। और ये भी सेम आपकी बॉल पेन से ही आपको फिल करना है, चाहे आप ब्लैक यूज़ करें चाहे आप ब्लू यूज़ करें। पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल बिल्कुल नहीं आप यूज़ कर सकते हैं, आप पेंसिल लेकर भी मत जाइए। अगर आप वर्क के लिए लेके जा रहे हैं इट्स ओके, बट पेंसिल आपको कहीं भी यूज़ नहीं करनी है फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद है करेक्ट एंड इनकरेक्ट वे ऑफ डार्कनिंग एंड शेडिंग्स द सर्कल्स। OMR शीट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो आपके लेफ्ट साइड में सर्कल्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर होते हैं एंड देन उनके सामने में 4 ब्लैंक सर्कल्स होते हैं। उन सर्कल्स को आपको डार्क करना होता है। जो भी आंसर्स आपको करेक्ट या अप्रोप्रिएट लग रहा है, उस सर्कल का जो नंबर होता है ABCD, तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी वो सर्कल आपको डार्क कर देना होता है। तो उसका करेक्ट तरीका क्या है, उसका करेक्ट वे क्या है कि आपको किस तरह से डार्क करना है। तो पहले जो 2 मेथड्स दिए हुए हैं वो उसका करेक्ट मेथड और करेक्ट तरीका है। उसके बाद जितने भी सीरियल नंबर 3 से सीरियल नंबर 16 तक जितने मेथड से सर्कल को डार्क किया गया है या शेड्स किया गया है, वो सब के सब इनवैलिड और इनकरेक्ट वे हैं। अगर आप इस तरह से करते भी हैं तो आपका वो आंसर्स इनवैलिड हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो भी इंफॉर्मेशंस इम्पॉर्टेंट थी वो सारी इंफॉर्मेशंस मैंने यहाँ इन शॉर्ट्स आपके सामने डिस्क्राइब की हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को लगता है कि डिटेल्स में मुझे इंफॉर्मेशंस देखनी है, तो ये डिटेल्स इंफॉर्मेशंस बुलेटिन फरवरी 2026 टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ से आप उस डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन फरवरी 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक टाइम आप पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन रीड करिए और उसके बाद में ही फॉर्म फिल करिए। आप पहले सेटिस्फाइड हो जाइए कि आप उसमें एलिजिबल हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्लियर कर रहे हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसका पार कर रहे हो। उसके बाद में ही उस एप्लीकेशंस को फिल करिए। चूँकि एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन वेट स्टार्ट हो चुकी है और 18 दिसंबर 2026 तक वो डेट रहने वाली है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन रहेगा। तो उस डेट तक आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पहले आप अपनी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड कंप्लीटली ओके हो जाइए कि आप ये एग्जामिनेशंस देना है और एग्जामिनेशंस क्लियर करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये होता है कि एग्जामिनेशंस तो देने हैं बट एग्जामिनेशंस क्लियर होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपको माइंड सेट चेंज करना होता है, आपको माइंड पॉजिटिव रखना होता है। आपको ये सोचना होता है कि अगर इतने लोगों ने अब तक ये एग्जामिनेशंस क्लियर किया है, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
वो एलिजिबल, वो क्वालिफाई हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है जो एक टीचर नहीं कर सकता है। एक टीचर सब कुछ कर सकता है और एक टीचर सारे ही एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अपने आप को एलिजिबल प्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है और अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लेनी है कि ये एग्जामिनेशंस मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा ही। इसके बाद में आप अपने आप को इसके लिए रेडी करिए। एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला जो फैक्टर होता है वो आपका माइंड सेट ही होता है, जो आपको पॉजिटिव रखना है। उसके बाद है आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका प्रॉपर स्टडी प्लान। तो उन चीज़ों पर फिर काम करिए। आप हार्ड वर्क अपना पूरा दीजिए, अपना डेडिकेशन पूरा दीजिए, अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए और देखिए किस तरह से आपका शेड्यूल क्लियर होता है। होप सो यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर आप तक रीच आउट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर। सेशन अगर पसंद आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।